नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना और तमिलनाडु दौरे की। इन दोनों राज्यों को विकास की बड़ी सौगात मिली है। इसके साथ ही विशेष चर्चा करेंगे कि शरद पवार ने कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग को गैर जरूरी बताया तो कैसे मची सियासी हलचल और किसके टूटे विपक्षी एकता के सपने। आपको बताएंगे कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में शुरू होने वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की क्या होगी खासियत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हुई है ये योजना, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, इसके लिए कोर्ट गए थे ये दल। पीएम ने तेलंगाना को दी विकास की सौगात। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सिकंदराबाद तिरुपति के बीच दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम ने श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। रोड शो के दौरान चेन्नई में दिखा जन सैलाब। राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भरी ऐतिहासिक उड़ान। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर ने 30 मिनट में हिमालय के दृश्य के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को किया कवर। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किवितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2,967 गांवों की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत व्यापक विकास के लिए की गई है पहचान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूर्ण हुए। अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपए के 40.82 करोड़ रुपए से भी अधिक ऋण को दी गई मंजूरी। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरा होने पर इसकी सराहना की। अडानी मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस। जेपीसी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट के पैनल को बताया था पवार ने ज्यादा विश्वसनीय। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सारा मुद्दा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए बनाया जा रहा है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मरीज आए सामने। 9 संक्रमित लोगों की हुई मौत। रिकवरी रेट 98.74%। दैनिक संक्रमण दर 5.63%। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, चिंता की बात नहीं, लेकिन रहना होगा सावधान। सरकार लगातार स्थिति का ले रही है जायजा। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के तेलंगाना और तमिलनाडु दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को आज 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही रेल, सड़क और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई। देश के विभिन्न हिस्सों से एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन चलाने का सिलसिला बरकरार है। 1 अप्रैल को भोपाल से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के 1 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहां 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। निश्चित तौर पर वंदे भारत को देश के विभिन्न स्थानों से चलाने का सरकार का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को
हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 720 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना की भी शुरुआत की, जिसे विश्व स्तरीय सुविधाओं और सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया है, जहां सारी सुविधाएं एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को मिलेंगी। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्र के उपनगरीय खंड में 13 नई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस MMTS सेवाओं को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद महबूबनगर परियोजना के दोहरीकरण और विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजना निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने में सहायता करेगी। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के बीबी नगर में एम्स और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। बीबी नगर एम्स को 1350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। वहीं 7850 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से तेलंगाना में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सड़क संपर्क को मजबूत करेगी। तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा राज्य में विकास की कई गतिविधियों को रफ्तार देगा और यहाँ के लोगों को आस्था की नगरी तिरुपति के दर्शन को सुगम करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, सिकंदराबाद। और दक्षिण भारत के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु को विकास की सौगातें दी, तो साथ ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और बीआरएस समेत दूसरे विपक्षी दलों को कटघरे में भी खड़ा किया। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सुरक्षा मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे पर तेलंगाना और तमिलनाडु को विकास की कई सौगातें दी। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की जनता के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं केंद्र की परियोजनाओं में राज्य सरकार के असहयोग पर दुख जताते हुए कहा, जिससे तेलंगाना के लोगों के सपने प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए लोगों से समाज में भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ आगाह भी किया। कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे,
उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हैदराबाद में प्रधानमंत्री ने भारत राष्ट्र समिति के साथ साथ विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सुरक्षा मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला किया। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए, और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार अलग अलग नहीं। उन्होंने कहा कि आज के नए भारत में देशवासियों की आशाओं को पूरा करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से विकास में बाधा न डालने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तमिलनाडु के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। तमिलनाडु के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को एयरपोर्ट, राजमार्ग और रेल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अब ढांचागत परियोजनाएं सिर्फ ईंट, गारे और सीमेंट से ही नहीं बनती, बल्कि उनका एक मानवीय चेहरा भी होता है जो उपलब्धियों, आकांक्षाओं और सपनों को सच करती हैं। पीएम ने कहा कि अब योजनाएं वक्त से पहले खत्म होती हैं क्योंकि सरकार पाई पाई की कीमत समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दौरे पर राज्य को एयरपोर्ट, राजमार्ग और रेल से जुड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने राज्य में 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के भवन के इस खंड को 1,260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नया एकीकृत टर्मिनल भवन से हवाई अड्डे की यात्रा सेवा क्षमता 2 करोड़ 30 लाख यात्री प्रति वर्ष से बढ़कर 3 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। The new integrated terminal building is being inaugurated at the Chennai International Airport. This will cater to the growing passenger demand. This new terminal building has been designed to reflect the beauty of Tamil culture. You must have already seen some of the stunning photos, be it the design of the roof flooring, ceilings or murals. Each of them will remind you of some aspects of Tamil Nadu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जनता को ये सौगात दी। ये देश की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इसके अलावा उन्होंने तांबरम और सेन गोट्टई के बीच एक्सप्रेस सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तिरुथुरई पुंडी और अगस्त्याम पल्ली के बीच डेमू सेवा भी शुरू हुई। पीएम ने इन दोनों स्टेशनों के बीच 37 किलोमीटर लंबे आमान परिवर्तन खंड का भी उद्घाटन किया। इसे 294 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। Whether it is the textile sector, MSMEs or industries, Coimbatore has been an industrial powerhouse. Modern connectivity will only increase the productivity of its people. Now the journey between Chennai and Coimbatore will be only around 6 hours. This Vande Bharat Express also benefits textile and industrial hubs like Salem, Erode and Tirupur.
प्रधानमंत्री ने चेन्नई में सार्वजनिक कार्यक्रम में करीब 3700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मदुरई में 7.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 785 के 24.4 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाली सड़क की भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 744 की सड़क परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला भी रखी। 2400 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के बन जाने से तमिलनाडु और केरल के बीच आने जाने की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, श्री विल्लीपुथुर में अंडाल मंदिर और केरल में शबरीमाला मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी आसानी होगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, चेन्नई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ के 125वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर होली ट्रायो नामक पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया। इससे पहले श्री रामकृष्ण मठ पहुंचने पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कक्ष में पूजा अर्चना की और ध्यान भी लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए स्वामी जी के पास बड़ा दृष्टिकोण था और उनके सपने को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। Swami Vivekananda had a grand vision for India. Today, I'm sure he is proudly watching India working to fulfill his vision. His most central message was about faith in ourselves and our country. Today, many experts are saying this will be India's century. More importantly, every Indian feels it is our time now. We engage with the world from the position of confidence and mutual respect. तो प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शताब्दी अब भारत की शताब्दी है और हमारा वक्त अब आ गया है। फिलहाल न्यूज नाइट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में बाघों, शेरों और तेंदुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास का ऐतिहासिक काम भी हुआ है। इसी कड़ी में दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक पहल की कल पीएम मोदी शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल ने देश में वन्य जीवों के संरक्षण की पूरी तस्वीर बदल दी है। देश में पिछले 7-8 सालों में बाघ, शेर, तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले साल विलुप्त हुए चीतों का देश में पुनर्वास किया गया है। वन्य जीवों के संरक्षण को और मजबूती देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत करेंगे। इसके तहत दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण का बीड़ा उठाया गया है। 2019 में पीएम मोदी ने एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए विश्व के नेताओं से गठबंधन बनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से वन्य जीवों के संरक्षण में काफी प्रगति हुई है। मोदी सरकार बनने के बाद से देश में संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ा है। 2014 के बाद देश में बाघों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 2967 हो गई। प्रधानमंत्री मोदी बाघों के ताजे आंकड़े रविवार को जारी करेंगे। मजबूत संरक्षण प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा के कारण गुजरात में शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। ये 2015 के 523 की तुलना में बढ़कर 2020 में 674 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। देश में तेंदुओं की आबादी में भी लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में तेंदुओं की संख्या करीब 7,910 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 12,850 से ज्यादा हो गई है। पीएम मोदी के विजन से प्रेरित होकर 2022 में देश से विलुप्त हुए चीतों को अफ्रीकी देशों से लाकर पुनर्वास किया गया। देश ने चीतों के विलुप्त होने के ऐतिहासिक गलती को सुधारा। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। सरकार वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने पर भी ध्यान दे रही है। इसके कारण असम में भी गैंडों का शिकार नहीं हुआ। सरकार के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास का ही फल है कि देश में वन्य जीवों की आबादी बढ़ी है और इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, बांदीपुर। और अब बात उस खबर की जो दिखाती है कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नारी शक्ति की बढ़ रही ताकत का संदेश पूरी दुनिया को दिखाया। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। ये शब्द दुनिया की महाशक्ति का प्रतीक है। ये ऐतिहासिक क्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की उड़ान इसका गवाह है। असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरकर राष्ट्रपति ने भारतीय नारी शक्ति की बढ़ रही ताकत का संदेश पूरी दुनिया को सुनाया। इस उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने हिमालय के मनोरम दृश्यों के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी के ऊपर से करीब 30 मिनट की उड़ान भरी।
विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। बाद में आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरना मेरे लिए एक उत्साहजनक अनुभव रहा। यह गर्व की बात है कि भूमि, वायु और समुद्र की सभी सीमाओं को कवर करने के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है। मैं इस उड़ान के आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और तेजपुर वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। इससे पहले तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर ने राष्ट्रपति की अगवानी की। इस मौके पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विमान और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति की उड़ान भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। मार्च 2023 में राष्ट्रपति ने INS विक्रांत का दौरा किया और स्वदेश निर्मित विमान के बोर्ड पर अधिकारियों और नाविकों के साथ बातचीत की थी। एयरफोर्स के तेजपुर एयरबेस से जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI में कॉकपिट के अंदर बैठकर हार्नेस किया गया, उन्होंने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, लैंड किया, तो ये एक बहुत ही गहरा सिंबल है, मैसेज जाता है न सिर्फ हमारे अपने देशवासियों को कि वो आश्वस्त रहें, बल्कि हमारे दुश्मनों को भी। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ आसाम के तेजपुर एयरबेस से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में आधिकारिक रूप से सिविल G20 और C20 के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये G20 के आधिकारिक कार्य समूहों में से एक है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्कूल ऑफ मेडिसिन का भी उद्घाटन किया। G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है, 2 दिन का सेमिनार। और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए सहित 4,800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि यह योजना सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे गांवों से पलायन रुकेगा और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में से 2,967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए उन्हें चिन्हित किया गया है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और ITBP कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजना का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी
अर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री की विजनरी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा देना है। पीएमएमवाई का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इन 8 वर्षों में इस योजना के जरिए कितना परिवर्तन हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गेम चेंजर साबित हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 साल के सफर में 23.2 लाख करोड़ रुपए की राशि के करीब 41 करोड़ ऋण स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की है। माईगॉव इंडिया की ट्वीट की एक श्रृंखला के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम मुद्रा योजना ने वित्त पोषण से वंचित लोगों का वित्त पोषण करने में और असंख्य भारतीयों के लिए सम्मानित जीवन के साथ साथ समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम 8 इयर्स ऑफ मुद्रा योजना मना रहे हैं तो मैं उन सभी लोगों की उद्यमशीलता भरे उत्साह को सलाम करता हूं जो इससे लाभान्वित हुए और संपदा के सृजनकर्ता बने। पीएमएमवाई से देश में सूक्ष्म उद्यमों तक गिरवी मुक्त ऋणों की निर्बाध पहुंच आसान हो गई है। इसके तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के गिरवी मुक्त सूक्ष्म ऋण आसानी से मुहैया कराए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मुद्रा लोन की जो स्कीम है ये बहुत अच्छी है। उससे पहले मेरा व्यापार था वो बहुत कम था और ये जो प्रधानमंत्री की स्कीम है ये जब से मिली है और मुझे 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और उससे मेरा व्यापार आज डबल हो चुका है। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लिया था तो फिर मेरा दुकान अच्छा चल रहा है, उससे बहुत फायदा है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, इससे हमें बहुत फायदा मिला। तो मेरे को 1 लाख रुपए का लोन हुआ, उससे मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया। बैंक वालों ने धीरे धीरे मेरा रेपुटेशन देखा, उन्होंने मेरा 5 लाख कर दिया। उसके बाद में उन्होंने फिर मेरा 10 लाख कर दिया है। मैं अच्छी तरह से इस टाइम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में 5 लाख रुपए लोन सैंक्शन हुआ है फैमिली को भी, और मेरा थोड़ा छोटा अपना दुकान अभी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर हम लोग फुटपाथ में बेचने वाले हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती थी, फिर भी इस योजना में हमें 50,000 रुपए की सहायता मिली लोन के मुद्रा लोन के द्वारा। उससे पहले हम लोग साहूकारों से पैसा लेता था, चक्रवृद्धि ब्याज में लिया करते थे, जो कि हमें काफी महंगा पड़ता था। अब मैंने पहली बार 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे। मैनेजर ने मुझे गाइड किया कि आप मशीनरी परचेज कर सकते हो मुद्रा लोन के थ्रू, जो मोदी जी का लोन है उसके थ्रू। मैंने पहले एक छोटी मशीन खरीदी जो कि 4 लाख की थी। उसके बाद मैंने वो लोन चुकता करने के बाद एक मशीन और खरीदी 6 लाख की, जो भी मुझे मुद्रा लोन के थ्रू ही मिली। उससे मेरा बिजनेस यानी कि नियर अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज कर गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाकर छोटे व्यापारी अब सूदखोरों के मकड़ जाल से मुक्त हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में मुद्रा योजना अपनी 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के जरिए करोड़ों नवोदित उद्यमियों में नई उम्मीद जगा रही है। वित्त से वंचितों का वित्त पोषण कर ये योजना लाभार्थियों के सपनों को भी साकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है।
सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर बजट सत्र का दूसरा चरण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने नहीं चलने दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी शरद पवार ने इस पूरे मामले में जेपीसी जांच की मांग को बेतुका बता दिया है। उसके साथ ही इस बयान के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और अब कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी शरद पवार की राय के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह सारा मुद्दा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को बनाने के लिए गढ़ा गया है। जिस अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लगातार जेपीसी के गठन की मांग उठा रहा है, उसकी कांग्रेस के सहयोगी शरद पवार ने ही हवा निकाल दी। पवार ने एक नहीं दो मौकों पर कहा कि जेपीसी की जांच से सच सामने नहीं आएगा, सच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच में बाहर आएगा। गौरतलब है कि जेपीसी की जांच को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दूसरे चरण को पूरी तरह से ठप कर दिया था। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। कांग्रेस की किरकिरी के लिए इतना ही काफी नहीं था। उनके दूसरे सहयोगी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शरद पवार की बात को सही ठहरा दिया। पार्टी नेता संजय राउत ने एक कदम आगे जाते हुए कहा कि उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलना चाहिए और अब तक टाटा, बिरला, बजाज ने इस देश को गढ़ा है। जाहिर है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस अकेले पड़ती जा रही है। पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को मालेगांव की रैली में सावरकर के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई और अब शरद पवार बजट सत्र का दूसरा चरण स्वाहा करने का पाप मानो कांग्रेस पर मढ़ दिया है। बैकफुट पर आई कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। उनका कहना है कि वो अडानी के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम जनता की आवाज बनकर कांग्रेस ने ये भूमिका रखी। हमारे साथ कई दल हैं जिन्हें अडानी के बारे में सवाल पूछे हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि शरद पवार जी ने ये क्यों कहा है, हमें हमारा इशू नहीं है, वो शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि चुनावी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की लोकल यूनिट ने साफ कर दिया है कि यहां अडानी का मुद्दा नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी समेत शीर्ष नेताओं को कथित तौर पर ताकीद की गई है कि चुनावी सभाओं में अडानी और पीएम मोदी पर हमला न करें। यानी सहयोगियों की छोड़िए, अब कांग्रेस के भीतर ही लोग इस मुद्दे को लेकर असहज हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए कांग्रेस की कोशिश मानती है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की इस बात को गृह मंत्री अमित शाह और खुलकर सामने रखते हैं। उनका कहना है कि ये सारा सियासी ड्रामा दरअसल परिवारों की सत्ता बचाए रखने के लिए है। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है आइडिया ऑफ इंडिया
खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। पीएम मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता का सामना करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की हसरतें फिर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पहले ही ममता बनर्जी, केजरीवाल और केसीआर के अलग चाल से हलकान कांग्रेस के लिए अब शरद पवार ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शरद पवार की गुगली अगर कही जाए तो कांग्रेस के लिए काफी भारी नजर आ रही है और यही आज हमारे विशेष का विषय भी होगा, यही हमारी विशेष चर्चा का विषय भी है। हमारा आज का विशेष यही है कि पवार के दांव से कांग्रेस चित, आज का हमारा विशेष है। इस चर्चा में अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। हमारे विशेष का विषय है पवार के दांव से कांग्रेस चित, और इस पर हम अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। हमारे साथ में इस पर बातचीत करने के लिए मनोज कुमार यादव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ कपिल मदान, जो कि कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी और कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें तो ये कहा जाए कि विपक्षी एकता की हवा एक बार फिर से निकल गई और इस बार शरद पवार जैसे आपके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जिनकी बड़ी हैसियत है आपके सहयोगियों में, उन्होंने इस हवा को निकाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बजट सत्र के दूसरे चरण को पूरा वॉश आउट करा दिया आप लोगों ने, उन्होंने उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जेपीसी की जांच पर। देखिए निखिल जी, जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, मैं सबको, आपके दर्शकों को, उनकी पुरानी स्टेटमेंट जो उन्होंने नवंबर के महीने 2019 में दी थी, जहां पे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि अदानी समूह की जो कंपनियां हैं उनको नाजायज फेवर मिल रहा है, तो ये वही अदानी साहब है जिन्होंने 2019 में एक स्टेटमेंट अदानी के बारे में दी। अब मैं सिर्फ आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अदानी समूह पे एलिगेशन लगे क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, उन पे एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी ट्रांजैक्शन हुई, पैसा बाहर गया, पैसा बाहर आया, राउंड ट्रिपिंग हुई, अपने ही शेयर्स को उन्होंने इन्फ्लेट करवाया और मार्केट में उसका लेन देन हुआ। अब आप निखिल जी, अगर आप इसको मोटे तौर पर देखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, या मेरे जो और पैनलिस्ट भाई इस डिबेट में उनकी व्यक्तिगत राय क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा कि इसकी जांच हो, इसकी डिटेल में जांच हो, लोगों को सच पता लगे। अगर कोई किसी ने किसी भी तरीके के लॉस का उल्लंघन हुआ है, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी जांच हो, और जिस भी लोगों ने ये ऑफेंसेस में कोई अपनी, तो इस बात से शरद पवार जी इनकार कहां कर रहे हैं? कपिल जी, शरद पवार जी इस बात से इनकार कहां कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन जेपीसी की जांच नहीं, जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात वो कर रहे हैं। तो यानी कि जो जेपीसी की जांच को लेकर के दरअसल अगर अपने सहयोगियों को में एक बार पहले से दोबारा चर्चा की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते कि पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता। निखिल जी, जब आप एक समूह में होते हो, एक समूह के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारधारा का फर्क होता है। आप एक गिलास को आधा पानी भरा हुआ भी बोल सकते हैं और आधा पानी खाली भी बोल सकते हैं। तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है, और अपने दृष्टिकोण से अगर शरद पवार जी को लगता है कि उनकी नजरिए में कोई और मुद्दे हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, उस पे बात होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल। तो इसमें एक बात तो ये जरूर सामने आई है कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं आप लोगों को मुश्किल में डाला है, कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। अब आप फिर वहां से निकल कर आएगी कि विपक्षी एकता का क्या होगा। फिलहाल उस पर अभी मैं जाऊं, उससे पहले हमारे बीजेपी के मित्र जो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, मनोज यादव जी से। मनोज जी, आप देख रहे हैं कि जो विपक्षी एकता की बात लगातार लेकर के चली जा रही थी, वो एक के बाद एक, कभी ममता बनर्जी, कभी केजरीवाल, कभी केसीआर, और अब शरद पवार ने भी, तो कहीं ना कहीं जो एका है वो नहीं है। और दूसरी बात, जो इश्यूज है
दरअसल मुद्दों की कमी है, और जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी को चमकाने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए ये एक और कोशिश थी जो शायद औंधे मुंह गिरी। देखिए निखिल जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का प्रयास करती है, लॉन्च करने का प्रयास करती है, 2014 में कांग्रेस पार्टी कोमा में चली गई थी, उनकी 44 सीटें आई, 2019 के अंदर 52 सीटें आई तो वेंटिलेटर आईसीयू में चली गई। लगातार राज्यों में ये लोग की चुनावी हार हो रही है, तो निश्चित रूप से शरद पवार जी ने जो कहा है साफ साफ संकेत है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तथ्यहीन और मुद्दाविहीन बात करते हैं। ना उनके संविधान में विश्वास है, ना सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है, ना संस्थाओं पर विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संसद में विश्वास है। साफ साफ ये संकेत देता है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बन गई है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला संज्ञान में है, तो आखिर क्यों देश की संस्थाओं पर वो सवाल उठाते हैं, सेबी पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर उनको विश्वास नहीं है, भारत की पार्लियामेंट पर विश्वास नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग पर विश्वास है उनको। तो उन्होंने साफ साफ ये इनको आईना दिखाने का काम किया है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो एक झूठ का गुब्बारा भरने का काम किया था, फैलाने का काम किया था, उसको पंचर करने का काम किया है। एक दूसरा विषय देखिए, बादशाही मानसिकता कैसी होती है। ये बोलते हैं कि नफरत के बाजार में हम प्यार बेचते हैं। निखिल जी, मैं आज आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। ये संवैधानिक संस्थाओं को तो तार तार करते ही हैं। आपने देखा होगा न्यायपालिका पर तो इनका विश्वास नहीं है। सूरत वाले कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी इनका आपने अड़ियलपन देखा होगा। और आज ही इन्हीं के तमिलनाडु के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि सूरत के न्यायाधीश ने जो 2 साल की राहुल गांधी को सजा दी है, अगर हमारी सरकार आएगी तो उनकी न्यायाधीश की जीभ काट लेंगे। क्या इस लोकतंत्र के अंदर इस तरह की तानाशाही चलेगी? क्या ये इटली वाली फांसीवाद चलेगा यहां पर? तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करती है वो और मानने को तैयार नहीं होती और धमकी देती है। ये तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। अभी जेपीसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, अगर सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी गठित हो गई है, आपकी मांग थी मदान साहब, आपकी मांग थी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एक कमेटी गठित हो या जेपीसी गठित हो, तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया तो उसको मानना चाहिए। लेकिन आप क्या है, बादशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, देश को बपूती समझते हैं, इसलिए आपको पछता नहीं है। जहां तक अडानी जी का सवाल है तो मैं पूछना चाहता हूं, मुद्रा पोर्ट किसके समय में मिला? नरसिंह राव जी के समय में मिला। 2 लाख करोड़ की संपत्ति से 87,000 लाख करोड़ की संपत्ति यूपीए के शासनकाल में बनी। 2008 में इंडोनेशिया में प्रोजेक्ट माइंस का प्रोजेक्ट किसके शासनकाल में मिला? आपके शासनकाल में मिला। 2010 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कब मिला? आपके शासनकाल में मिला। इजराइल का प्रोजेक्ट उनको किसके शासनकाल में मिला? आपके शासनकाल में मिला। और अगर वहां पर गड़बड़ियां हुई है, अगर ब्लैक मनी वहां से आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये राजस्थान के अंदर जो इसका बिजली का प्रोजेक्ट है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ब्लैक मनी यहां व्हाइट हो जाती है। वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो यहां पर जो इनका माइंस का प्रोजेक्ट है, तो वो ब्लैक मनी यहां व्हाइट हो जाती है। तो मैं पूछता हूं कि जो ब्लैक मनी बाहर से आई है अगर सेल कंपनियों के माध्यम से, तो यह व्हाइट हो गई, तो वो अनुबंध अभी तक तोड़े क्यों नहीं गए? ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी कब तक करेगी? ये इनका आपने देखा होगा कि राफेल वाले मामले में भी इनका यही असर था। 2019 में इन्होंने किस तरह से तमाशा खड़ा किया और बाद में इन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी जी की यही आदत है, झूठ बोलना, झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के नाक रगड़ करके माफी मांगना और फिर यह अहंकार दिखाना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। चलिए एक विषय है जिसके बारे में अशोक टंडन जी से इसको समझना चाहेंगे। अशोक टंडन जी, जब हम बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, क्योंकि अभी जो कपिल जी ने जो सारे चार्जेस लगाए दरअसल अडानी के ऊपर, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तहत है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जाने समझे बिना, या ये कहा जाए कि एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट की नीयत को समझे बिना, अगर हम उसके बिना पर अपनी संसद को ठप कर लेते हैं, वो एक दूसरी बात है कि एक चार्ज ये भी लगा है कि जी ये तो अपना चेहरा चमकाने के लिए और एक करियर को चमकाने के लिए ये सारी की गई थी, लेकिन फिलहाल संसद को ठप करते हैं, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि इसके पीछे की नीयत को भी समझने की जरूरत है, और सिर्फ कौवा कान ले गया और उसके पीछे आप भागते रहे, और उसके बाद में जो तमाम आपके रेल जो से लेकर के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ब्रेक लगा लें? इसका जवाब तो शरद पवार जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया में जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसके प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट पर हमने सारी संसद को ठप कर दिया, जिससे देश का नुकसान हुआ, संसद का नुकसान हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। तो किसी की भी रिपोर्ट पर और हम सारे देश में हल्ला कर दें,
ये कहाँ की न्याय संहिता है। तो उन्होंने, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि शरद पवार जी को यह बात पहले कहनी चाहिए जी। जब सदन चल रहा था तो सदन की ये जो एक तरह से पूरी तरह से सदन व्यर्थ गया, ये शायद बच जाता अगर शरद पवार जी जैसे एक सम्मानीय नेता ये बात पहले कहते कि भाई किसी की एक रिपोर्ट पर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ये किया और उसका सबसे बड़े उसके पीछे मंशा देखिए, ना तो अदानी को घेरने की थी, ना ही कुछ और करने की थी। केवल और केवल सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता किसके अधीन हो। कांग्रेस ये चाहती है कि क्या विपक्षी एकता होनी है तो वो कांग्रेस के झंडे के तले तो हो ही, लेकिन राहुल गांधी की झंडे के तले भी हो, जिस पर विपक्ष कहीं एकजुट हो ही नहीं सकता। और इसका सबसे पहला उदाहरण तो तृणमूल कांग्रेस ने दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है तो हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए, ये जेपीसी की मांग का क्या मतलब है। आज शरद पवार जी ने भी यही बात कही। और ये सब देखिए, कांग्रेस एक तरह से अलग थलग तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में कोई विपक्षी एकता होने वाली नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर जो देश भर में एक तरह से बिल्कुल ही एक नकारा जा रहा है, ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और जितने भी प्रयास कर ले, देखिए विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में है, या फिर देखिए ये सब चीजें मुद्दे केवल और केवल अगले चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनौती देने की जो कोशिश हो रही है वो हर रोज तार हो रही है। कहीं ना कहीं इतनी सेटबैक आ जाती है। और आज शरद पवार जी ने तो एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि कोई मतलब ही नहीं है। और सावरकर के नाम पर भी देखिए विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। इसका जवाब कपिल बदान से ले लेते हैं। टंडन जी, कपिल बदान जी, इस वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत ही शॉर्ट में बताइए कितना बड़ा डेंट आपको लगता है कि शरद पवार ने राहुल गांधी की इमेज पर लगाया है और जिस विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं उसकी हवा निकाली है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई ऑपोजिशन को कोई डेंट लगा है। आप ऑपोजिशन पार्टीज में इतने सारी, देश में इतनी सारी ऑपोजिशन पार्टीज है, हर ऑपोजिशन पार्टीज का एजेंडा अलग हो सकता है, उनके मुद्दे कौन मुद्दे अलग हो सकते हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन किसी भी नेता विपक्ष ने ये नहीं बोला कि अदानी जी के मुद्दा नहीं है। उनके लिए हो सकता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई और मुद्दा बड़ा हो, बट उसको ये बोल देना कि अदानी का मुद्दा नहीं है, या अदानी का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है। चलिए मनोज जी आपकी बात पहुंच गई। मनोज यादव जी, बहुत जल्दी से खत्म करिए। देखिए निखिल जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता ना उनकी पार्टी में है। जब उनकी पार्टी से ही बड़े बड़े लोग, 35 से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको छोड़ करके चले गए हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनको बोलते हैं कि वो एनजीओ स्टाइल में काम करते हैं, फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है। के एंटनी के बेटे से लगा करके, किरण रेड्डी से लेकर के, और आज चक्रवर्ती केशवानंद जी भी हमारी पार्टी में आ गए। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि विपक्षी दल कैसे स्वीकार करेंगे। मुझे बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल उनको स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते? क्या नीतीश कुमार उनको देखते हैं क्या? और जिस विपक्षी एकता की बात करते हैं, वो विपक्षी एकता भी अपनी अपनी टीआरपी चमकाने के लिए, अपनी अपनी हैसियत और अपने परिवार को और अपनी कुर्सी को बचाने की विपक्षी एकता है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी जी अगर तमिलनाडु के अंदर प्रचार करती है तो मुझे लगता नहीं एक वोट भी उनको मिलने वाला है। और अगर केसीआर जी अगर वहां यहां उत्तर प्रदेश में अगर वहां प्रचार करने आते तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग पहले भी इनके साथ लड़े, इनके सामने लड़े, ये लोग अपने अपने स्टेट में लड़े। लेकिन असली मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है, विश्वसनीयता है, ना उनकी पार्टी में विश्वसनीयता है, ना उनके गठबंधन में विश्वसनीयता है। और जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके मुकर जाते हैं और हमेशा माफी मांगते हैं, तो ये साफ साफ दिखता है ना इनका संविधान में विश्वास है, ना इसके देश के अंदर विश्वास है, ना संसद में विश्वास है। इनका विश्वास है तो विदेशी ताकतों में विश्वास है। इसलिए बोलते हैं कि हमें बचाने के लिए ब्रिटेन को आना चाहिए, अमेरिका को आना चाहिए। चलिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। कपिल जी, आपके पास फिर किसी दिन और इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन एक बात जरूर सही हो सकती है, बाकी तो आप लोग सलाह लेने चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे वकील, चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो बाकी जो बयान
बयान, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप हैं वो राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है और शायद मेरी इस बात से अशोक टंडन जी इत्तेफाक रखेंगे कि इसमें कोई इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जो चाहे कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखते हैं, उन सबके अपने अपने एजेंडे हैं और वो उस एजेंडे के तहत चल रहे हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि शरद पवार ने आज कांग्रेस को एक पटकनी दी है, तो इस बात को समझने की जरूरत है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अशोक टंडन जी, अब आपके पास दोबारा आना चाहते थे, समय नहीं है। अशोक टंडन जी का, कपिल मदान जी, मनोज जी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। न्यूज नाइट में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या का जिक्र किया था और उन्होंने खास तौर पर इस बात पर चिंता भी जताई थी कि तमाम कैदी ऐसे हैं जो अपनी जमानत राशि न चुका पाने के कारण समय से जेलों से बाहर नहीं आ पाते। अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंशा के अनुरूप ऐसे कैदियों के लिए वित्तीय सहयोग मुहैया कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जो अपनी जुर्माना राशि या जमानत राशि चुका पाने में सक्षम नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े कैदियों के लिए केंद्र सरकार उनके कल्याण के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। सरकार ने उन कैदियों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जो अपनी जुर्माना राशि या जमानत राशि चुकाने में सक्षम नहीं है। ये कैदी सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित समुदाय से हैं और शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। इस योजना से इन्हें कारावास से बाहर आने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की यह योजना पूरी तरह से राष्ट्रपति की मंशा के अनुरूप है। कौन लोग हैं? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद देगी, जिससे जमानत लेने या जुर्माना भरने में विफल रहने वाले निर्धन कैदियों को राहत मिलेगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में कारावास एक महत्वपूर्ण भाग है और इससे इसकी विधि का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गृह मंत्रालय कारावासों में विचाराधीन कैदियों की समस्या पर विभिन्न कदम उठा रहा है और समय समय पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी करता है। गृह मंत्रालय ने कारावासों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने आकाशवाणी पर इतिहास रच दिया है। अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में यहां हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को सुनते हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास को आदर्श वाक्य के रूप में रखा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाया जिसमें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये मुद्दे लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। 28 नवंबर 2018 को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाया और कहा कि ये नए युग के आकांक्षी भारत की आवाज है। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। न्यूज नाइट में बस इतना ही। नमस्कार।